नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले उन सवालों का विश्लेषण करेंगे जो सवाल कश्मीर ने अब हुर्रियत गैंग से पूछने शुरू कर दिए हैं। ये वो सवाल हैं जिन्हें कश्मीर अब तक पूछना नहीं चाहता था या पूछने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसकी सोच को झूठी आजादी और इस्लाम की आड़ लेकर अब तक कैद रखा गया। ये सवाल अब तक कुछ ही लोग पूछते थे कि कश्मीर में आजादी की झूठी बातें करके हिंसा के लिए उकसाने वाले अपने परिवार और अपने बच्चों को क्यों इससे अलग रखते हैं और दूसरे बच्चों में पत्थर फेंकने और बंदूक चलाने वाली सोच को बढ़ावा देते हैं। एक कश्मीरी ने हुर्रियत गैंग से यह सवाल किया है कि जब हुर्रियत गैंग के शब्बीर शाह की टॉपर बेटी सैयद अली शाह गिलानी के लिए कश्मीर की रोल मॉडल है, तो फिर दूसरे बच्चे हिंसा की आग में क्यों जले? ये अलगाववादियों के पाखंड पर चोट करने वाला सवाल है, जिसमें वो कश्मीर के आम लोगों से ये कहते रहे हैं कि बड़े बड़े नामी स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए न भेजें। अब वहीं से टॉपर बने अपने बच्चों में हुर्रियत गैंग रोल मॉडल देख रहा है। शब्बीर शाह की बेटी ने श्रीनगर के डीपीएस स्कूल से इस साल 12वीं में पूरे राज्य में टॉप किया है। उसे करीब 98% नंबर आए। बच्चा किसी का भी हो, उसकी ऐसी कामयाबी अच्छी लगती है, इसमें कुछ बुरा नहीं। लेकिन उस नौजवान का सवाल भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि यह हुर्रियत गैंग के दोहरे चरित्र की पोल खोलता है, जिसमें वो आम कश्मीरियों ने उन स्कूलों में बच्चे नहीं भेजने को कहते हैं जिन स्कूलों में खुद उनके बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। इस सवाल पर तो काफी बहस होती रही है, लेकिन पहली बार किसी आम कश्मीरी ने सवाल खुद उठाए हैं, जिसने खुद अपने परिवार के बेटे को कश्मीर की हिंसा में खोया है। लेकिन इस आम कश्मीरी ने इससे भी बड़ा एक तीखा सवाल पूछा है, जिसमें उसने हुर्रियत गैंग के सामने उस निजामे मुस्तफा की बात की जिसकी आड़ में ये लोग कश्मीर को बहकाते रहे हैं। निजामे मुस्तफा का मतलब है इस्लाम का कानून। सवाल यह है कि कब तक इसके नाम पर कश्मीर को भटकाया जाता रहेगा, कब तक कश्मीर की हिंसा में मारे गए युवाओं पर अपनी एजेंडा चलाता रहेगा। ये बड़े और तीखे सवाल हैं जिन पर अब तक कश्मीर में चुप्पी साधी जाती रही और वो ही किया जाता रहा जो हुर्रियत गैंग कहती रही। यही गिलानी साहब जिनके लिए मैं भी किसी टाइम पे जान देने के लिए तैयार हुआ करता था, जो बोलते थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में आप लोग अपने बच्चों को मत भेजा करें। गिलानी साहब का स्टेटमेंट है ये, एंड द सेम गिलानी साहब वही बोल रहे हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं और ये यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। सामने बैठी हुर्रियत गैंग और एक कश्मीरी लड़के के गुस्से से निकलते वो सवाल जो सवाल असल में कश्मीर को खुद से पूछना चाहिए, जो सवाल कभी पूछे ही नहीं गए कि आखिर इस्लाम और जिहाद के नाम पर कब तक कश्मीर को बहकाया जाता रहेगा। आखिर आजादी के नाम पर कश्मीर में खून खराबे से क्या मिल रहा है। आखिर खून खराबे को रोकने के लिए हुर्रियत की गैंग क्यों सामने नहीं आती? क्यों मारे गए कश्मीरी नौजवान के जनाजे को अपने एजेंडे के लिए नुमाइश बनाया जाता है? कैसर जिसकी दो बहनें, जिनको ये भी पता नहीं कि शहादत है क्या, अब निज़ाम मुस्तफा चलाएंगे। जो बंदा जो 1 घंटे में अपनी शहादत के बाद सुपर्द खाक होना चाहिए, उसको आपने सड़क पे नुमाइश के लिए रखा है। दिस इज निज़ाम मुस्तफा। ये तो निज़ाम मुस्तफा था ही नहीं। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैयत का इंतजार नहीं करवाया। कैसे होते हैं आपके पास बच्चे जो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, सिर्फ नारेबाजी होती है। हमें एक जवाब तो दीजिए, लीडरशिप क्या कर रही है? उसने कब्र में कल क्या किया होगा आपने देखा था? ऐसे लाखों लोग हैं जो डरते हैं हुर्रियत के नाम से। अब ये वीडियो तब का है जब हुर्रियत गैंग शुक्रवार को श्रीनगर में मारे गए कैसर के परिवार से मिलने गई थी, लेकिन घर पर कैसर के एक रिश्तेदार ने उनसे वो सवाल पूछ लिए जिन पर हुर्रियत को जवाब देते नहीं बन पाया। सवाल हुर्रियत गैंग के लीडर शब्बीर शाह की टॉपर बेटी से शुरू हुआ था, जिसकी उस सैयद अली शाह गिलानी ने तारीफ की थी, जो कश्मीर के आम बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूलों में न जाने के फतवे देते थे। यही गिलानी साहब जिनके लिए मैं भी किसी टाइम पे जान देने के लिए तैयार हुआ करता था, जो बोलते थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में आप लोग अपने बच्चों को मत भेजा करें। गिलानी साहब का स्टेटमेंट है ये, एंड द सेम गिलानी साहब वही बोल रहे हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं और ये यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है।
इस सवाल का मतलब पूरे कश्मीर के बच्चों से जुड़ा है, हुर्रियत गैंग के डबल गेम से जुड़ा है, कश्मीर में उन लोगों के खेल से जुड़ा है जो पूरे कश्मीर को खून खराबे की तरफ धक्का देते रहे, पत्थरबाजी वाली सोच को बढ़ावा देते रहे। लेकिन इनसे कभी नहीं पूछा गया क्यों हुर्रियत गैंग के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, टॉपर बने और दूसरे पत्थर फेंके। क्यों हुर्रियत गैंग के बच्चे आराम से रहे और कश्मीर के दूसरे बच्चे बंदूक उठाएं, मारे जाएं। क्यों जिहादी सोच भरने वाले हुर्रियत गैंग को अब अपने टॉपर बच्चे रोल मॉडल लग रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के लोगों की असलियत आज कश्मीर के जनमानस के सामने आ गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों के अपने बच्चे जो हैं वो लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान के अंदर जाके पढ़े। आम कश्मीरी जो है वो पत्थरबाजी करे, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद। हुर्रियत के लोग तो एक्टर हैं और इनके डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठे हैं, पीओके में बैठे हैं और जिनका एक ही फरमान है, कश्मीर को बर्बाद करो। अब ये साफ दिखने लगा है कि हुर्रियत का भी कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहा है कश्मीर में। वहां अब अराजकता है, वहां जिहाद की व्यापकता है और जिस को ये जिहाद सताता है, जहां जहां प्राण लेता है, वहां लोगों को कम से कम ये समझने में, सोचने पर मजबूर करता है कि हम पर ये कहर क्यों बरस रहा है और जो इसके नेता सरगना बनते फिरते हैं वो आराम से क्यों बैठे हैं। ये वीडियो कश्मीर से लेकर पूरे देश में वायरल है। ये हुर्रियत गैंग और कश्मीर में हिंसा का एजेंडा चलाने वालों के बीच खलबली मचाने वाला है। आम कश्मीरी का ये सवाल जरूर है कि आखिर ये हिंसा कब तक चलेगी? क्यों जब सीज फायर की बात है, बात करने का खुला ऑफर है, तो हुर्रियत गैंग को अपना एजेंडा ध्वस्त होते दिख रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो यहाँ बातचीत की ऑफर हो गई है उसका फायदा उठाएं तमाम लीडरान, जिनसे मैं गुजारिश करती हूँ, आप बहुत बड़े लीडर हैं, मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाने में बातचीत का फायदा उठाइए, सामने आइए और बातचीत करिए। ये मौका है सुधर जाने का, कश्मीर में हिंसा के न थमने वाले सिलसिले को अब बंद करने का, नौजवानों को आतंक के राह से बचाने का, पत्थरबाजों को बढ़ावा न देने का। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो हुर्रियत गैंग पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में कैसे चला पाएंगे? वो कश्मीर में आजादी की आड़ में जिहाद का नशा भरते रहे हैं जिसे जहर बनना ही था। क्या सर, जिसकी दो बहनें, जिनको ये भी पता नहीं कि शहादत है क्या, अब निज़ाम मुस्तफा चलाएंगे। जो बंदा जो 1 घंटे में अपनी शहादत के बाद सुपर्द खाक होना चाहिए, उसको आपने सड़क पे नुमाइश के लिए रखा है। दिस इज निज़ाम मुस्तफा। ये तो निज़ाम मुस्तफा था ही नहीं। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैयत का इंतजार नहीं करवाया। आम कश्मीरी की सोच और सवाल पाकिस्तान के एजेंडे पर हुर्रियत गैंग उछलती रही, लेकिन कभी न कभी तो ये सवाल आने ही थे। हुर्रियत गैंग की पोल अब खुद कश्मीर खोल रहा है कि कश्मीर में हुर्रियत नहीं, कश्मीरियत ही चलेगी। कब तक कश्मीर को हुर्रियत गैंग के धोखे में रखा जाता रहेगा? श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको इन अलगाववादी नेताओं के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले अली शाह गिलानी की बात, जो कश्मीर में जिहादी सोच को बढ़ावा देने और कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। गिलानी का बड़ा बेटा नईम और उसकी पत्नी डॉक्टर है और कई सालों तक ये पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान से लौटने पर इन्हें दुबई में आराम की जिंदगी बिताने के लिए भेज दिया गया। गिलानी का दूसरा बेटा जहूर दिल्ली में परिवार के साथ रहता है। उसका बेटा इजहार पहले स्पाइसजेट में काम करता था, इस समय दुबई में। गिलानी की बेटी फरहत सऊदी अरब के जेद्दा में टीचर है, उसकी शादी एक इंजीनियर से हुई। दूसरा नाम मीरवाइज उमर फारूक का है, जो खुद कश्मीर के नामी मिशनरी स्कूल बर्न हॉल में पढ़ा है। मीरवाइज की शादी 2002 में उस परिवार में हुई जो अमेरिका के बफलो शहर में सेटल है। मीरवाइज की पत्नी शीबा डॉक्टर है, उसके पास अमेरिकी नागरिकता है। मीरवाइज की 2 बेटियां और 1 बेटा है जो भी बहुत छोटे हैं। तीसरा नाम यासीन मलिक का है, जो हाफिज सईद के साथ एक मंच पर दिख चुका है। यासीन मलिक ने पाकिस्तान की एक कलाकार से 2009 में शादी की थी। मुशाल मलिक अपनी बेटी के साथ आराम से पाकिस्तान में रहती है। आईएसआई के एजेंडे पर मुशाल मलिक पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर पर दुष्प्रचार भी करती है। इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में गिलानी के बाद दूसरी पीढ़ी के जिहादी सोच वाले पाकिस्तानी एजेंटों में मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, दुबई में सेटल है।
नईम खान की पत्नी हमीदा कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। नईम खान वही हैं जो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आतंक फैलाने के केस में जेल में हैं। हुर्रियत के नेता अयाज अकबर का बेटा सरवर याकूब ने पुणे से MBA की पढ़ाई और कश्मीर से बाहर सेटल है। इसके अलावा अब्दुल अजीज डार का बड़ा बेटा कश्मीर में सरकारी कर्मचारी है, दूसरा बेटा पाकिस्तान में पढ़ रहा है। आज नहीं तो कल हुर्रियत गैंग से सवाल पूछे ही जाएंगे कि कश्मीरियों को उसने अपनी उस सोच में क्यों जकड़ रखा है जो सोच पाकिस्तान से चलती है और इसके बारे में दुनिया जानती है। खुद पाकिस्तान की सेना में रहे बड़े अफसर भी इसे कबूल कर चुके हैं कि हुर्रियत को बनाया ही पाकिस्तान ने ताकि कश्मीर में हिंसा और अलगाववाद की सोच बनी रहे। अब कश्मीरियों को यह पूछना होगा कि आखिर पाकिस्तान के इस एजेंडे ने कश्मीर को तबाही के अलावा और क्या दिया। कैसे होते हैं आपके पास बच्चे जो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, सिर्फ नारेबाजी होती है। हमें एक जवाब तो दीजिए, लीडरशिप क्या कर रही है? उसने कब्र में कल क्या किया होगा आपने देखा था? ऐसे लाखों लोग हैं जो डरते हैं हुर्रियत के नाम से। अब हुर्रियत गैंग की सच्चाई क्या है ये कश्मीर जानता है, लेकिन सवाल अब पूछे जाने लगे हैं क्योंकि किसे नहीं पता कि हुर्रियत गैंग कश्मीर को तबाह करने के लिए पाकिस्तान की बनाई टीम है। खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक पूर्व चीफ असद दुर्रानी ने कबूल किया है। असद दुर्रानी ने हाल में आई एक किताब में कबूला कि हुर्रियत को ISI ने बनाया था। दुर्रानी की बात में दम इसलिए है कि वो 1990 से 1992 तक ISI के चीफ रहे हैं। ये वो वक्त था जब कश्मीर में पाकिस्तान से सप्लाई जिहादी आतंक चरम पर था। पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले 26 संगठनों को मिलाकर हुर्रियत बनाई गई थी। ये इनकी डुअलिटी हमेशा से रही। इन्हीं ने कश्मीर इनके लिए एक बिजनेस रहा है, हुर्रियत वालों के लिए। इन्हीं ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। NIA की रिपोर्ट आई है, उसमें लगता है कि इन लोग भी इन्वॉल्व थे। जिस तरह से हवाला और दूसरे तरीके से पैसे पाकिस्तान से आ रहे थे और उनको ये किस तरीके से आतंकवादियों को दे रहे थे। अभी समय आ गया है कि हुर्रियत को गिरफ्तार किया जाए और उनके चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज किया जाए। NIA ने साफ तौर पे दर्शाया कि हुर्रियत पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, देशद्रोही हैं, देश विद्रोही हैं। डेमोक्रेसी में उनकी किसी प्रकार की कोई अहमियत नहीं है। वो सेल्फ स्टाइल्ड अपने आप को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बना बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि पहली बार खुद पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर ने वो सच कबूला जिसने कश्मीर को आज इस हालत पर छोड़ा है। ये किसे नहीं पता कि 90 के दौर में पाकिस्तान ने आतंक और जिहाद की सोच फैलाकर कश्मीर को तबाह करने में पूरी ताकत लगा दी थी। ये पाकिस्तान का ही किया धरा है जिसे कश्मीर हिंसा में भूख आगे चल पाए। सामने दीवार की तरह हमेशा भारत के जवान खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज तक ब्यूरो। हुर्रियत की सोच ने कश्मीर को कहीं का नहीं छोड़ा। आज के हालात बताते हैं कि किस तरह से कश्मीर में पूरी प्लानिंग के साथ तबाही मचाई गई और पिछले 5 दिन से जो हो रहा है वो भी यही बताता है कि पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के एजेंट कश्मीर में फुल एक्टिव हो चुके हैं। ग्रेनेड पर ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। पत्थरबाजों को ऐसा लगता है कि खुली छूट मिल चुकी है। उधर पाकिस्तान ने फिर बॉर्डर पर गोलाबारी शुरू कर दी है। ये पूरी एक साजिश के तहत ही हो रहा है। ये पुलवामा का वीडियो है। सीज फायर का मतलब क्या है? रमजान के महीने का क्या मतलब है? अमन चैन की बातों का मतलब क्या है? ये इनको समझ में नहीं आएगा जिन्होंने कश्मीर में ऐसी मनमानी और अराजकता फैलाने को आजादी मान लिया है। पुलवामा से उसी तरह का वीडियो आया जिस तरह से श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर शुक्रवार को CRPF की गाड़ी को घेर कर हमला किया गया था। किस तरह से अंदर बैठे जवान बचकर निकले ये वो ही जानते हैं, लेकिन उनकी बात कम और जो इस गाड़ी को घेर कर जवानों की जान लेने पर उतारू थे उनकी बात ज्यादा हो रही है। देखिए, ये तो निश्चित है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और स्पेशली यूथ को, और जैसा कि आपने देखा कि वो बेनकाब हो रहे हैं। ये भी स्पष्ट है कि अगर हम पे अटैक होगा या सिविलियन लाइव्स एट स्टेक होंगी तो कार्रवाई की जाएगी। जो ये कहते हैं कि सुरक्षा बल संयम रखें तो बताएं कि कैसे वो इन हालात में खुद को बचाएं जब पत्थरबाजों का गैंग जान लेने पर उतारू है और उधर आतंकवादी सुरक्षा बलों और पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। आज शोपियां और पुलवामा में आतंकवादियों ने पुलिस और CRPF की टीम पर ग्रेनेड फेंके।
तरीका एक ही है, पत्थरबाजों के गैंग में आते हैं और ग्रेनेड फेंककर भीड़ में गायब हो जाते हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। शुक्रवार को 6 ग्रेनेड हमले हुए थे, शनिवार को 4 ग्रेनेड हमले हुए थे, रविवार को 3 और सोमवार को फिर 2 ग्रेनेड हमले हुए। 4 दिन में 15 हमले। शोपियां में आज हुए ग्रेनेड हमले में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिस वाले हैं और 12 आम लोग हैं। शोपियां के बाद पुलवामा के तहाब चौक में पत्थरबाजों की भीड़ के बीच से ग्रेनेड फेंका गया। फिर भी महबूबा मुफ्ती ग्रेनेड और गोली की जगह बोली की बात कर रही हैं। ग्रेनेड से ना गोली से, ग्रेनेड से ना गोली से, ग्रेनेड से ना गोली से, ग्रेनेड से ना गोली से। लेकिन ये कहने का क्या असर है? पत्थरबाज और आतंकी दोनों फुल एक्टिव हो चुके हैं। सीज फायर से इन्हें मौका भी मिल गया। अचानक से हमले बढ़ने का मतलब ये कि पाकिस्तान से ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि बॉर्डर पर पाकिस्तान भी गोला बारूद चला रहा है। आज तक ब्यूरो। कश्मीर के अलगाववादियों का दोहरा चरित्र आपने देखा, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में वतन के नाम पर मर मिटने वालों का गौरव देखिए। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ कांस्टेबल विजय पांडे और बीएसएफ एएसआई सत्यनारायण यादव का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो बहुत बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जुटे थे। शहीद विजय पांडे की इसी महीने शादी होने वाली थी, लेकिन निजी खुशी को वो जी पाते उससे पहले ही वतन के नाम बलिदान का समय आ गया। शपथ थी कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा ताकि मातृभूमि की शान बनी रहे, आन बनी रहे। उस शपथ का हर शब्द जी उठा है। यहाँ सोए हैं भारत माँ के लाल, चिर नींद में अपने कर्तव्य को निभाते। भारत माता की जय, सत्यनारायण यादव। 3 जून को जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान ने बिना उकसावे फायरिंग की थी। बीएसएफ के चक फागवरी आउटपोस्ट पर तैनात कांस्टेबल विजय कुमार पांडे और एएसआई सत्यनारायण यादव इस फायरिंग की चपेट में आ गए। जिंदगी दोनों का साथ छोड़ गई, लेकिन मुसीबत आए तो मातृभूमि के लिए शहीद हो जाने वाले वीरों की परंपरा को दोनों ने जिंदा रखा। 15 को तिलक, 20 का बारात। हमसे कहें कि पांडे जी के घर से बोल रही, हमको हाँ शैलेंद्र। फिर हमको का होएगा बताओ, हम सोचो कंपनी से फोन आवा तो शैलेंद्र बताएं कि मोनू शहीद हो गए हैं। कि हमारे 2 भाई हैं, उनको जो है कि नौकरी मिली फिर से बॉर्डर पे, जो है कि हमारे भाई फिर से अपना बॉर्डर पे तैनात हैं 2 भाई। क्या करेंगे उससे आप? उससे देश का रक्षा करेंगे हम तो। युवा जोश से भरपूर विजय कुमार पांडे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले थे। फतेहपुर का सचीगवा गांव, जहां वो पले बढ़े, खेले कूदे, वो आज अपने इस बेटे को यूं चुप देखकर मायूस तो बहुत था, लेकिन उन्हें फख्र था कि दुश्मन की चाल नाकाम करने में उनका कोई अपना देश के काम आया है। विजय पांडे आज तिरंगे में लिपट कर आए हैं। वैसे उन्हें गांव जल्द आना ही था। दरअसल 20 जून को उन्हें दूल्हा बनना था। 15 जून को उनकी तिलक की रस्म निभाई जानी थी। शादी का ये निमंत्रण पत्र उनके घर में आने वाली खुशियों का कैलेंडर था, लेकिन विजय जिंदगी का ये रस्म निभाते ये होने को मंजूर नहीं था। भारत सरकार से ये मांग है कि भैया जो भी कोई भी ऐसा अब ठोस कदम उठाए जिससे कि कोई भी और भी कोई लड़का भाई ना शहीद हो। तो जो आज हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है जी। हमारी आर्मी को छूट देना चाहिए जी जी। ऐसे कलम में कि जो आर्मी का आदमी मर रहा है जी। सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो क्या हालत है, माँ बाप की क्या हालत होती है, कैसे क्या हो रहा है। तो इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए।
शहीद विजय अपनी शादी के चंद दिनों पहले देश के काम आए तो शहीद सत्यनारायण यादव के सामने निजी जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ बाकी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तकरीबन 25 साल पहले बीएसएफ के साथ जुड़ने वाले सत्यनारायण पांडे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। यूपी के देवरिया जिले के बैदा बांसपर गांव के सत्यनारायण के परिवार में 3 लड़के और 1 लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है। दोनों बड़े लड़के प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन सबसे छोटा बेटा अभी 10वीं का छात्र है। एक लड़का है और देश खातिर शहीद हो गया। अब हम हमारे जैसा सरकार का हुक्म होगा। बड़े अधिकारी का आना जाना नहीं हुआ, कोई सत्ता पक्ष के लोग नहीं आए और मांग ये है कि शहीद की पत्नी को कोई भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी, उसके पुत्र को नौकरी, इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद विजय और शहीद सत्यनारायण ने एक मिसाल पेश की है। आज जब वो नहीं है तो उनके किस्से लोगों को बरबस याद आने लगे हैं। शहीद विजय इतनी छोटी सी उम्र में भी कुछ अलग सोचते थे, कुछ अलग करते थे। फतेहपुर का सठीगामा गांव विजय के कामों को कुछ यूं याद कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो भी फोर्स लगी हुई है, जो भी माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं, तो कम से कम अगर उनको नौकरी मिल जाती, दी जाती है, तो उनको भी ऐसा होना चाहिए ना कि अगर कोई बाहर से कोई हमला कर रहा है तो उनको आज़ादी दी है कि आप भी हमला कर सकते हैं। खून का बदला खून होना चाहिए। बिल्कुल। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसा जवाब वो दे रहे हैं उससे हम मुंह तोड़ जवाब। शहीद सत्यनारायण का परिवार भी उनकी बातों को भुला नहीं पा रहा, इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा रह रहकर फूट रहा है। नहीं, जवाबी करवानी होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए, जवाबी करवानी होना चाहिए। हमारे पास 2 बच्चों को नौकरी चाहिए। किस तरह से बदला लेना चाहती हैं आप? जैसे मारे गए उसे लोग को मरना चाहिए। पाकिस्तान के छद्म युद्ध में देश ने 2 वीर सपूतों को खोया है। देश का जर्रा जर्रा आज कह रहा है कि तुम अमर हो गए हो। देश की शौर्य गाथा जब भी गाई जाएगी तुम याद किए जाओगे। देवरिया से राम प्रताप के साथ नितेश, फतेहपुर, आज तक। पाकिस्तान ने भारत की सैन्य चौकियों पर हो रही फायरिंग नहीं की, बल्कि वो रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाता है। जम्मू के अखनूर में कैसे पाकिस्तानी फायरिंग से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, इसे जानने के लिए आज तक की टीम सरहदी गांव में गई। आज तक की टीम जब अखनूर के गांव में थी तब भी पाकिस्तान की फायरिंग जारी थी। हालांकि पाकिस्तान ने अब एक बार फिर सरहद पर शांति का वादा किया है। सरहद पर हुई फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने सीज फायर न तोड़ने की बात कही। जम्मू के अखनूर में जब गैर पाकिस्तान रिहायशी गांवों को अपने गोलों का निशाना बना रहा था, तब आज तक की टीम वहां मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले कई गांव पाकिस्तान की फायरिंग की जद में आए। ये जो गांव है ये बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो अपनी फायरिंग रेंज है वो बढ़ा दी है। यानी कि जो 5 किलोमीटर से के रेंज में जो एरिया है वहां पर भी शेलिंग हो रही है। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि वो पैन करके दिखाए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुबह यहाँ पर जो है मोटर शेल दागे गए और ये एक खेत के पास यहाँ रिहायशी मतलब यहाँ पे घर भी हैं आसपास में, लेकिन यहाँ पर एक मोटर शेल एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद यहाँ पर काफी दहशत का माहौल बना। और यहाँ पर अभी जो लोग हैं ये भी काफी दहशत में ये कह रहे हैं कि इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोटर शेल्स हैं इनके जो बचे हुए हिस्से हैं वो पड़े हुए हैं। अखनूर में पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवानों के अलावा करीब 1 दर्जन गांव वाले घायल हुए हैं। घायलों को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। क्या इंसान क्या मवेशी, हर कोई पाकिस्तान की इस हरकत से परेशान है। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है
जो बताता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो हर हद लांघ सकता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के साथ धोखेबाजी की है। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने आश्वासन दिया था कि वो जो सीज फायर है इसका पूरी तरह से पालन करेगा, लेकिन 3 दिन बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर उल्लंघन किया है और यहाँ पर जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनको एक बार फिर टारगेट किया है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले एक मोटर शेल जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोड हुआ है और जिसके बाद यहाँ पर इस मोहल्ले में, इस गाँव में काफी दहशत का माहौल है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करूं वो आपको दिखाए कि किस तरह का यहाँ पे जो क्षति हुई है इस मकान में। आप देख सकते हैं कि इन दीवारों पर किस तरह ये निशान लगे हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने रात भर ताबड़तोड़ जो है शेलिंग की है। पाकिस्तान की फायरिंग पर बॉर्डर के गांवों में गुस्सा है और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। छोटे छोटे बच्चे हैं, माल मवेशी हैं, एक आधा आदमी तो गांव में रहना चाहेगा, को अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा बचाव करेगा, बाकी अरेंजमेंट करना चाहिए। इधर आया कि नहीं प्रशासन में से कोई भी अभी तक पता लेने के क्या आपके लिए, क्या सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षित स्थान पर लिया जाए, लेकिन हमारे जो इधर इलाके के लोग हैं वो खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। चंद लोग रह गए, हम जहाँ गांव में रह गए हैं। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए क्योंकि ये जो हमारे साथ कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग पर चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग कर रही आज तक की टीम चिकन नेक जोन कहे जाने वाले इलाके तक भी पहुंची। ये इलाका पाकिस्तानी पोस्ट से चंद मीटर की दूरी पर ही है। मैं इस समय मौजूद हूं एक मकान में जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है और कल यहां पर पाकिस्तान की ताबड़तोड़ यहां पर जो है गोलाबारी हुई, यहां पाकिस्तान ने शेलिंग की। ये जो मकान है वो परगवाल इलाके में है जो कि अखनूर सेक्टर में है और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाए, कल ठीक यहीं पर एक मोटर शेल जो है, पाकिस्तानी शेल जो है यहां पर एक्सप्लोड हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की क्षति इस मकान में हुई। आप देख सकते हैं कि खिड़कियां पूरी टूटी हुई हैं। ये जो लोहे के इसमें जो खिड़कियां थी ये भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने जबरदस्त धमाके हुए होंगे। यहाँ पर खिड़कियां, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की क्षति इस घर में हुई है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इस घर के जो निवासी है वो उस समय बगल वाले कमरे में बैठे थे और जिसके कारण वो किसी तरह अपनी जान बचा पाए, लेकिन पूरी रात वो बुरी दहशत में उन्होंने बिताई। आए दिन फायरिंग की वजह से बॉर्डर के इन इलाकों के लोग बेहद परेशान हैं और वो अब आए दिन ऐसे हालातों का सामना करने के बजाय पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई के पक्ष में हैं। मैंने पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े हैं, 65 का, कतर, बांग्लादेश और उसके छोटे मोटे जो लड़े उसका कोई हिसाब नहीं, चाइना बॉर्डर पे रहा। लेकिन जितना ये पाकिस्तान मतलब हमारे साथ जो कर रहा है, ये हमारे लोगों लिए ये लिए नहीं है। हम इनसे बहुत तंग हैं। या तो आर पार का युद्ध होना चाहिए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अभी 70 साल उम्र है मेरा। आज भी मुझे राइफल दे दो, माटर दे दो, सारे को भिन्न का रखूंगा, जान दे दूंगा अपने देश की खातिर और अपनी मतलब हुकूमत की खातिर लड़ूंगा। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग से प्रशासन के सामने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की चुनौती रहती है। मेघालय में पंजाबी बनाम खासी समुदाय का तनाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी शिलोंग में बीते गुरुवार को एक छोटी सी बात पर दोनों समुदायों में झड़प हुई। इसके बाद से वहां हालात को काबू में करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। केंद्र ने वहां अर्धसैनिक बलों की 11 टुकड़ियां तैनात की हैं। इस तनाव के बीच पंजाबियों के हितों की रक्षा के नाम पर अमरिंदर सरकार का प्रतिनिधिमंडल शिलोंग पहुंचा तो उधर खासी प्रदर्शनकारियों ने आज घंटों सचिवालय का घेराव किया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में नफरत की आग थम नहीं रही। बीते गुरुवार को खासी समुदाय के बस कंडक्टर और पंजाबी लाइन इलाके की एक महिला के बीच हुआ संग्राम पूरे शहर की शांति को छीन चुका है। अब ये पूरे मेघालय में खासी बनाम पंजाबी का मुद्दा बन चुका है। हालात को काबू करने के लिए केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के करीब 1000 जवानों को वहां भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की मदद के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ की बटालियंस भी भेजी हैं। पंजाबी मूल के लोग इसे अपने सम्मान के साथ जोड़ रहे हैं तो खासी से अपने अधिकार के साथ। सोमवार को शिलोंग में
खासी प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय का घेराव किया। देख सकते हैं बार बार लोगों को बाहर जाने के लिए मनाही है। जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्हीकल्स की परमिशन है और इन सब के बीच में जगह जगह पेट्रोलिंग और पिकेटिंग की जा रही है, क्योंकि अगर किसी को कोई एसेंशियल्स लेने के लिए भी जाना है, क्योंकि दोपहर के समय सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक कर्फ्यू में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ इलाकों में, इन सारे इलाकों में कर्फ्यू लगातार रहता है और 24 घंटे रहता है और अगले कुछ घंटों तक या यूं कहें कुछ दिनों तक भी रहेगा। मेघालय की इस राजनीति में पंजाब सरकार से लेकर दिल्ली के सिख राजनीति करने वाले कूद पड़े हैं। पंजाब सरकार का 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को शिलांग पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब सरकार के मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सांसद गुरजीत, रवनीत बिट्टू और विधायक कुलदीप सिंह थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। MP और हमारे MLA साहब हैं, वैद साहब, उनको आज हम मिलकर उनसे बात करेंगे कि इस बात का पक्का कोई सलूशन होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी बात ना कोई हो जो लोगों के मन में आए कि माइनॉरिटीज जो हैं वो प्योर नहीं है। दिल्ली से अकाली दल की टीम पहले ही शिलांग आ चुकी है। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर खासी पंजाबी राजनीति को साधना मेघालय सरकार की चुनौती बनी हुई है। मुख्यमंत्री संगमा का दावा है कि ये झगड़ा किसी की साजिश है। शिलांग से बाहर के लोग यहां आकर तनाव फैला रहे हैं। हेमंत कुमार नाथ के साथ मनोज्ञा लोईवाल, शिलांग, आज तक। इस समय मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है। लोअर परेल और हिंद माता समेत कई इलाकों में जलभराव की खबर है। जोरदार बारिश के कारण मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। मुंबई जाने वाली 9 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। पूरी बरसात के मौसम में मुंबई की सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि जल भराव का आलम कैसा रहे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।